हेलो दोस्तों। वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी रेलवे का एग्ज़ाम, और इस एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उस मैथ्स का एनालिसिस मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और इसके लिए आपका सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा ही जो क्वेश्चन भेजे जाएंगे उसी का एनालिसिस मैं आपको पहुंचा सकता हूं। तो आपको अगर कोई क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे क्या कर सकते हैं, मुझे शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं क्या कर सकता हूं, आपको उस एनालिसिस या वो क्वेश्चन को अन्य स्टूडेंट तक पहुंचा सकूं, जिससे उनके पेपर जो बाकी हैं वो पेपर्स क्या हों, अच्छे हो जाए। क्योंकि उन जो एनालिसिस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑलमोस्ट लगभग आपको उसी के जैसे क्या हो रहे हैं, अन्य क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। सिर्फ थोड़ा बहुत डेटा यहाँ वहाँ चेंजेस है और एक दो क्वेश्चंस या कुछ नए टाइप में आने को आते हैं। तो इसलिए अगर आप क्वेश्चंस को भेजते हैं तो ज़्यादा अच्छा एनालिसिस हो सकेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे तक पहुंचेंगे उतने ज़्यादा एनालिसिस मैं आप तक पहुंचा सकूंगा, और बाकी जिस स्टूडेंट का पेपर बाकी है उसके लिए क्या हो सकता है, बेटर हो सकता है। ओके दोस्तों, तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, मुझे वो क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को भेज सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालिसिस वह है 1 फरवरी 2021 का। यानी कि 1 फरवरी 2021 को जो शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों का एनालिसिस मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, तो आज स्टार्ट करेंगे 1 फरवरी 2021। तो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा दोस्तों कि अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। ओके दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया था, ये देखिए नया क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन मतलब इन द सेंस अभी तक ये रिपीट अभी तक नहीं पूछा गया था। तो हमें क्या करना है, सभी आकृतियों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो कम से कम याद होना चाहिए। तो आपको जो आया था, आज बोला था 5 सेमी भुजा वाले समषटभुज का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल यानी एरिया ज्ञात करना है। हेक्सागोनल का क्या करना है, एरिया ज्ञात करना है। तो आपने समषटभुज देखा होगा। समषटभुज यानी कि जिसमें 6 भुजा, सट मतलब 6 भुजा, सट जाता है। तो इस तरह से 6 भुजा होती है, और 6 भुजा का माप क्या होता है, समान होता है। और हर एक भुजा का मान यहाँ दिया गया है 5 सेंटीमीटर है। तो मुझे इसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि जब इन्हें हम लोग मिलाएंगे, इस तरह से सामने सामने शीर्ष बिंदुओं को मिलाएंगे, तो टोटल बन जाता है आपको 1 2 3 4 5 6 छह त्रिभुज बनते हैं। और छह के छह त्रिभुज सभी क्या होते हैं, आपको समबाहु त्रिभुज होते हैं। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कर्णी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। तो यहाँ छह भुज आपको त्रिभुज है, इसलिए इसमें छह का गुणा कर देंगे तो हमारे समषटभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बन जाता है। ओके दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, एरिया अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे आपको छह समबाहु त्रिभुज है, इसलिए 6 का गुणा कर दोगे। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कर्णी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग यानी कि 5 का स्क्वायर। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, अब आगे कटेगा नहीं तो 5 का वर्ग 25, 25 तिहा 75 कर्णी 3/2 सेमी स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से इस प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या दिया था, प्रश्न नंबर 2 दिया था कि एक फूलदान का क्रय मूल्य 120 रुपए है, और उस पर अगर 5% की हानि हो रही है तो हमें क्या करना है, उसका एसपी ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। एकदम सिंपल सा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, एक फूलदान है, उसका हमें सीपी दिया है 120 रुपए। सीपी मतलब समझते होंगे क्रय मूल्य, और प्रतिशत हानि हो रही है, प्रतिशत हानि हो रही है कितने की, 5% की। तो हमें क्या करना है, एसपी का मान ज्ञात करना है। उसका से विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, ये चीज को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्रय मूल्य दिया है, क्या दिया है, क्रय मूल्य हमें दिया गया है, और हमें हानि भी दिया गया है 5% की हो रही है, तो हमें क्या करना है, उसका एसपी ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है दोस्त, यहाँ कुछ करना तो है नहीं।
एसपी ज्ञात करना है तो सीपी का 5% हानि हो रही है, 5% की हानि हो रही है, यानी कि सीपी के रिस्पेक्ट में उसको 95% क्या हो रहा है, मिल रहा है। सीपी का जो 95% है उसका ही वो क्या है, उसका सेलिंग प्राइस है। तो मुझे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे 5% की हानि हो रही तो हानि को मैं हटा दूंगा, यानी कि उसको कितने में बेच रहा है, सीपी के 95% पे बेच रहा है। तो सीपी गुणे क्या हो जाएगा, 95%। तो सीपी है आपको 120 गुणे 95 अपॉन 100%, मतलब अपॉन 100। ये शून्य से शून्य कट गया, इसको मैंने 5 से डिवाइड किया तो 19 बार गया, इसको दो बार गया ना, 5 दूनी 10, 2 से इसको डिवाइड किया 6, तो 19 छंग 114 रुपये आपका क्या हो जाएगा, इसका एसपी हो जाएगा। ओके दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है साइन ए की वैल्यू। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, साइन ए माइनस बी दिया है, ए माइनस बी बराबर है 1/2, और कॉस ए प्लस बी दिया है वो भी 1/2। तो पूछ रहा है कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा, ए और बी की वैल्यू क्या होगी। हम अच्छी तरह से जानते हैं साइन के किसी भी डिग्री का मान कितना होता है, साइन के किस डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आप जानते हैं 30 का। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 30 अंश है। और यहाँ बोल रहा है कॉस ए प्लस बी का मान 1/2 है, तो कॉस के कौन से डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 30 का, यानी a प्लस बी का मान कितना हो गया, सॉरी 60 का होता है, तो 60 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ये मतलब ये कट जाएगा, जोड़ रहे हैं तो इसे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस बी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 90। तो a की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 45। अगर a 45 है, a 45 है, तो 45 में से क्या घटाया जाए, 30 आ जाए, 15, तो b का मान कितना हो जाएगा, 15, है ना। 45 माइनस 15 कितना हो गया, 30, या 45 धन 15 कितना हो गया, 60। तो इस तरह से a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, आ जाएगी। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि कोई समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज रोम्बस, और इसका आपको डायगोनल दिया गया है कि विकर्णों की लंबाई यहाँ क्रमशः, विकर्णों की लंबाई मतलब आप समझ गए, डायगोनल, डायगोनल का मान दिया गया है क्रमशः, d1 का वैल्यू कितना दिया गया है आपको 10 सेमी, और d2 की वैल्यू दिया गया है आपको 8.2 सेंटीमीटर। और हमें बोला है कि इसका एरिया फाइंड आउट करिए। एरिया मतलब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये चीज आपको पूछा है, यानी कि आपको समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है उसमें दोनों विकर्णों की आवश्यकता होती है, और दोनों विकर्ण दिया है तो ज्यादा दिमाग लगाने की यहाँ आवश्यकता थी नहीं। तो यहाँ एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे d1 इंटू d2। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। तो 1/2 गुणे 10 गुणे 8.2, मैंने इसको काटा तो 4.1 हो गया, इसका गुणा किया तो 41 वर्ग सेमी, इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आसानी से इसको भी हल किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मेहनत को सफल बनाना है दोस्त, लाइक तो करिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो दोस्त अगला प्रश्न दिया गया है, करनी में 1521 बटे 1849 का मान क्या होगा, यानी कि इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करना है, तो देखिए अगर आपको वर्गमूल का अंदाजा लगाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 40 का जो वर्ग होता है वो होता है आपको कितना, 1600, और ये जो नंबर है ये क्या है, 1600 से कम है। और 1600 कितना कम है, ज्यादा कम भी नहीं है, यानी कि ये आपको देखो आखिरी में एक आ रहा है, तो मैं यहाँ से अंदाज लगा सकता हूँ कि ये क्या है, 39 का वर्ग है।
तो 39 का मान इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको चेक करना है तो 39 × 39 कर लीजिए। 9×9 = 81, हाथ से लगा 8, 9×3 = 27, 8×35, 3×9 = 27, 2 3 3 9 2 11, 1 12, 4 1 5, तो आप देख सकते हैं 1521 आ रहा है, यानी कि ये किसका वर्ग है, 39 का। अब इसका अंदाज लगाते हैं, तो अगर आप देखें तो 40 का वर्ग 1600, 50 का वर्ग होता है 2500, तो ये पता चल गया ये 40 और 50 के बीच का ही है। उसके और बीच का पता करते तो 45 का वर्ग होता है आपको 20.2025, यानी ये इससे भी छोटा है, यानी कि 40 और 45 के बीच का है। 40 और 45 के बीच में आखिरी में 9 किसके आता है, 43 के, तो ये किसका होगा, 43 का। तो इस तरह से आप अंदाज लगा के बता सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, 39/43। और चेक करने के लिए 43 का गुणा 43 में करके चेक कर सकते हैं, या भाग विधि से आप इसका वर्गमूल भी आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो भी क्वेश्चन नंबर हो, क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं। बोल रहा है 7 साल के अंदर साधारण ब्याज मूलधन का 56% हो जाता है, तो कितने साल में साधारण ब्याज की दर से मूलधन के बराबर हो जाएगा, साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा है कि 7 साल में कोई मूलधन सात साल में साधारण ब्याज की दर से सात साल में साधारण ब्याज मूलधन का 56% हो जाता है, तो कितने साल में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो बोल रहा है 7 साल में साधारण ब्याज जो है वो क्या है, 56% है, किसका, मूलधन का। साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 56% हो जाता है। तो हमें पूछा है कितने साल में साधारण ब्याज मूलधन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मूलधन नहीं दिया है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा संख्या एज्यूम करिए जिससे उसका परसेंटेज निकालने में आसानी हो। तो मैं अगर बोलूं यदि मूलधन क्या है, क्योंकि मुझे समय निकालना है, तो समय निकालना है तो मैं यहाँ पे पी को क्या मान सकता हूँ, 100 मान सकता हूँ, 1000 मान सकता हूँ, 2000 मान सकता हूँ, 5000, कोई भी चीज निकाल लीजिए, कोई भी चीज मान लीजिए, तो सरल क्या पड़ेगा, 100 पड़ेगा। तो मान लीजिए मूलधन क्या है, 100 रुपए। तो ब्याज कितना हो गया, 56%। 100 का 56% कितना होता है, 56 रुपए। तो अब बोल रहा है कि कितने साल में ब्याज इतना होगा, मतलब 100 रुपया ही होगा, यानी कि पी क्या हो जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए, 2p हो जाना चाहिए। तो ब्याज 100 रुपया होने के लिए कितना समय लगेगा, इस चीज को ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए ये ब्याज आपको कितने समय में मिल रहा है, 7 साल में, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना होगा, यहाँ से पता कर सकते हैं। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 56/7। ये 7 साल का ब्याज है ना, 56 रुपए, तो 7 से इसको डिवाइड किया, यानी कि 1 साल में क्या बढ़ रहा है, 8 रुपया बढ़ रहा है। 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है उसको, 8 रुपया। तो मुझे बोल रहा है कि 100 रुपया होने के लिए कितना समय लगेगा। तो 100 रुपया करने के लिए 100 को क्या करिए, 8 से डिवाइड कर दीजिए। अब 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 12.5, यानी कि 12.5 वर्ष लगेगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो सरल तरीके से इसको करिए, पी को 100 माना, ब्याज कितना आ गया, 56, लेकिन कितने साल में, 7 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला, 8 रुपया। अगर 1 साल में 8 रुपया मिल रहा है, तो ब्याज 100 रुपया होने के लिए कितना साल लगेगा। तो 100 को क्या करिए, 8 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 12.5 वर्ष में हमारे को हमको क्या हो जाएगा, इतना ब्याज मिल जाएगा, कितना, 100 रुपया मूलधन के बराबर।
आप यहाँ मैंने 100 माना है, आप 1000 मानिए, 2000 मानिए, 5000 मानिए, लेकिन ऐसी संख्या मानिए कि जिससे वो संख्या आसानी से क्या हो सके, उसका परसेंटेज निकाला जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या का 3/5, किसी संख्या का 3/5 का 7/17 का 2/5 बराबर है 84। तो उस संख्या का 40% कितना होगा? तो कोई संख्या हमें पता नहीं, उसको मैं क्या मान लूंगा, x। x का गुणा 3/5 गुणे 7/17 गुणे 2/5 की वैल्यू आपको दिया है 84, क्योंकि हमें पहले वो संख्या निकालना पड़ेगा, फिर उसका 40% निकालेंगे। तो देखिए क्या हो जा रहा है, 3×7 = 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी क्या होता है 84, यानी ये संख्या कट गई। कट गई कितनी बार में कट गई? 2 बार में ना। 3×7 = 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी क्या होता है 84, यानी ये पूरी संख्या कट के कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया। तो x बराबर क्या हो गया यहाँ पे, 17×5 = 85 और 5 दूनी 10, यानी कि 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 850 रुपये। इस तरह से आसानी, मतलब ये चारों का ही गुणा करना है। मैंने कैसे किया, 17×5 = 85 और ये 5 दूनी 10, तो 85 में 10 का गुणा किया तो 850 रुपये आ गया। ये किसका आया, हमें x का माना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, x का 40%, यानी कि x गुणे 40/100। x मतलब यहाँ पे 850 आपने निकाला भी, बटे में 40% यानी 100, शून्य शून्य काट दीजिए, इसका गुणा 4×5 = 20, 4×8 = 32, 34, 340 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने रुपया लगा था, रुपया नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी व्यक्ति को उसके वेतन का मतलब हम लोग बोल सकते हैं बेसिक सैलरी का, बेसिक सैलरी, मैं यहाँ लिख सकता हूँ बेसिक वेतन का, वेतन का 5/4, 5/4 भाग भत्ता मिलता है। तो जैसे देखो अलाउंस मिलता है, HRA DA ये सब जो मिलता है, यो वही आपको बोला है कि जो उसका बेसिक वेतन है उसका 5/4 भाग क्या होता है, उसको भत्ता मिलता है। तो कुल आय का, कुल आय मतलब जितनी इनकम हो रही है, जितना उसका पूरा सैलरी बनता है, तो उस पूरी सैलरी का, कुल आय का कितना भाग भत्ता मिलता है। ये चीज याद करना, यानी अगर पूरी, ये तो आपको बोला बेसिक वेतन का 5/4 भाग क्या होता है, उसको भत्ता मिलता है। अगर मैं बोलूँ उसकी पूरी इनकम जितनी है उसका कितना भाग उसको क्या मिलता है, भत्ता मिलता है, ये चीज को अगर हमें पता करना है तो हम कैसे याद करेंगे। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपको सैलरी क्या है x, मान लीजिए सैलरी भी क्या मानना है, यहाँ पे 5/4 भाग मिल रहा है, यानी कि 5 क्या हो रहा है, उसको भत्ता मिल रहा है, और सैलरी उसकी क्या है 4 है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ सैलरी, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसको अलाउंस, यानी कि इसका भत्ता। तो सैलरी अगर 4 है तो भत्ता कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, इतना हम लोग बोल सकते हैं। तो कुल कितना हो गया, सैलरी प्लस भत्ता, यानी टोटल मिलके कितना हो गया 9। टोटल कितना हो गया 9, उसकी आय कितनी हो गई 9, 9 में से भत्ता कितना है 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5/9। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि उसकी बेसिक सैलरी 4 है, भत्ता मिल रहा है उसको 5, यानी टोटल उसका सैलरी हम लोग बोल सकते हैं 9 यूनिट है, और 9 यूनिट में से 5 क्या हो रहा है, उसको भत्ता मिल रहा है, यानी कि आपको 5/9 क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही क्वेश्चन सरल सरल थे, जल्दी समय में हो सकता था,
कुछ प्रश्न थे जिसपे थोड़ा सा आपको समय लग सकता था, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है सिर्फ आपके दिमाग का खेल था, आप उसको आसानी से कर सकते थे। चलिए अगला प्रश्न बोला है, किसी संख्या के वर्ग में से संख्या घटाने पे, किसी संख्या के वर्ग में से उसी संख्या को घटाने पर 812 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है? वह संख्या हमें क्या करना, पता करना। तो हमें पता नहीं है वो संख्या क्या है, तो मैं मान सकता हूँ वो संख्या, मान लीजिए x, मान लीजिए y, मान लीजिए चाहे जो भी मान लीजिए, मानिए वो संख्या क्या है हमारी p है। तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि इसके वर्ग में से मैं जब वही संख्या घटाता हूँ तो उत्तर कितना आता है, 812, है ना। यानी कि मैं अगर यहाँ पे लेके आऊँ तो पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 812 बराबर 0। यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि आप ऐसा गुणनखंड करिए जिसका गुणा करूँ तो 812 आ जाए और घटा दे तो आपको यहाँ पे 1 आ जाए। यानी कि दोनों के बीच का अंतर, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, आपको 1 का है। तो मैं अगर देखूँ तो 812 किस वर्ग के नज़दीक है, 30 का वर्ग 900 होता है, यानी कि ये क्या है, 30 से कम है। 29 का वर्ग 841 होता है और 28 का वर्ग 784 होता है, यानी कि इन्हीं के बीच में कोई नंबर है। तो मैं देख लेता हूँ कि किसके वर्ग में से वो संख्या घटाऊँ तो आपको वो संख्या आ जाए। तो अगर मैं 29 और 28 का गुणा करता हूँ, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर क्या है, 1 है, तो 8 9 72, 7 8 दूनी 16, 7 23, 58, 2 5 7, 8 3 11, सॉरी 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 सॉरी, और 5 2 7 1 8। तो देख रहे हैं कि आपको वही आ रहा है, यानी कि वह संख्या कौन सी है, 28 और 29 थी, तो उसमें से आपको बताया गया है वह संख्या कौन सी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। क्योंकि आपको इसके वर्ग में से जब ये संख्या घटा रहे हो तो देख लीजिए 28 का वर्ग होता है 784, उसमें से अगर मैंने 28 को घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 812 आना चाहिए। सॉरी वो संख्या 29 होगी, 841 में से 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचेगा 4, 4 नहीं 3, 3 में 2 गया 1, यस। तो वह संख्या कौन सी होगी, 29 होगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 29, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगा यानी बड़ी संख्या किस में है, माइनस में है। तो ये हमारा 29 और 28 है, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा 29 है, जिसके वर्ग में से मैं अगर 29 को घटाता हूँ तो उत्तर कितना आ जाता है, 812 आता है। ओके, तो ये हुआ हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक प्रश्न आया था, त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए थे, त्रिभुज के क्या दिया था, निर्देशांक दिया गया था। जो भी निर्देशांक हो आपको अगर पता करना, मान लीजिए यहाँ पे निर्देशांक 1,2 है, यहाँ आपको 4,3 है और यहाँ पे 2,5 है। अगर मुझे पता करना है कि इसमें से ये कौन सा त्रिभुज है, तो मैं क्या करूँगा, जानते हो कि यहाँ भुजाओं का मान निकालना पड़ेगा। भुजाओं का मान जैसा रहेगा, तीनों भुजाएं बराबर रहेगी तो समबाहु रहेगा, दो भुजा बराबर रहेगी तो समद्विबाहु रहेगा, और तीनों भुजा बराबर नहीं रहेगी तो, यानी कोई भुजा बराबर नहीं रहेगी तो विषमबाहु होगा। तो मैं दूरी निकाल के देख लेता हूँ, 4 में से 1 गया कितना है, 3, 3 का वर्ग प्लस 3 में से 2 गया 1, 1 का वर्ग, तो 9 1 10, यानी इसका मान कितना आ गया, कर्णी 10। यहाँ 4 में से 2 गया 2, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, प्लस 3 और 5 2 बचा, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, तो करनी में कितना हो गया, 8। यहाँ पे देखो 1 में से 2 गया तो कितना आया, 1, 1 का वर्ग क्या होगा, 1, 5 में से 2 गया 3, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, कितना आया, 10। तो दो भुजा क्या हो रही है, बराबर आ रही है, दो भुजा बराबर है, यानी कि ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। दोस्तों ये मैंने आंकड़ा अपने मन से लिया है, लेकिन ये प्रश्न ऐसा आया था, निर्देशांक दिया गया था और आपको पता करना था कि ये त्रिभुज कौन से प्रकार का है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र देखो क्या है दोस्तों, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2,
यानी जिस दो भुजा का आप क्या करना है, मान ज्ञात करने जा रहे हैं, उसमें एक को x1 मान लीजिए, एक को x2 मान लीजिए। तो x निर्देशांक को x में से घटाइए, y निर्देशांक को y से घटाइए और उसका वर्ग का योगफल करिए। तो मैंने इस तरह से हल किया तो दो भुजा मेरी क्या आई, बराबर आई। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, अब आंकड़ा जो भी हो उसके हिसाब से आपने हल किया। हल करने के बाद आप देख लीजिए भुजा बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए आगे का प्रश्न है, जैसे देखिए एक वृत्त का क्वेश्चन आया था। बोला था कि एक वृत्त है, उस वृत्त का केंद्र से जीवा की दूरी, एक जीवा है, जीवा कितनी है 24 सेंटीमीटर, और केंद्र से उसकी दूरी दिया गया था 5। तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोला था, ये वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। मतलब आपको केंद्र से दूरी दिया है, बोला है जीवा केंद्र से क्या है 24 सेमी, लंबी जीवा केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर हो तो त्रिज्या कितनी होगी। तो ये पूछा था, एकदम सिंपल सी बात है, बहुत छोटी क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पे लंब डाला जाता है तो वो जीवा क्या हो जाती है, जीवा को समद्विभाजित करती है। यानी कि यहाँ अगर टोटल ये 24 है तो ये कितना हो गया 12, ये 12 ये 5 है, तो त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होगा, 5 12 13, यानी यहाँ पे कितना मान आ जाएगा 13। या पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, 144 में 25 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 169, और 169 किसका वर्ग है 13 का, यानी हमारी त्रिज्या का आंसर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ओके दोस्तों, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जीवा टोटल है 24, जीवा लंबता प्रमेय से ये कितना हो जाएगा 12, उसका आधा हो जाएगा। ये 12 है, ये 5 है, पाइथागोरस प्रमेय लगाया मैंने, तो 169 आया इसका योगफल। 169 किसका वर्ग है 13 का, यानी कि कर्ण का मान 13, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है 13 सेंटीमीटर। ओके, ये बहुत ही छोटा प्रश्न है, आप इसे बिना हल किए माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते थे। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है इनकम और खर्च का अनुपात, यानी कि आय तथा खर्च का अनुपात दिया गया है 9:5। यदि आय 27,000 हो तो बचत क्या हो, बचत की रकम क्या होगी। ये है आय, ये है खर्च, यानी 9 में से अगर 9 आपको इनकम है तो 5 क्या हो रहा है उसका खर्च हो रहा है, यानी बचत क्या हुआ 4। तो 4 की वैल्यू हमें क्या करना है निकालना है। तो 4 की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें 1 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए 9 की वैल्यू यहाँ दिया गया है, यही ना आय तथा खर्च का अनुपात, यानी आय कितना है रेशियो में 9 है, और उस 9 की वैल्यू किसके बराबर है 27, क्योंकि आपको आय दे के रखा है 27,000, यानी 1 की वैल्यू आपको यहाँ से आ गई 3,000। अब मुझे बोल रहा है कि बचत कितनी हो रही है, तो ये आय है ये खर्च है, आय में से जब खर्च घटा देंगे तो बचत ही होगा। तो यानी बचत कितनी है यहाँ पे 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट की वैल्यू यानी निकालना, यानी कि 3,000 गुणे क्या करो 4, यानी 12,000 की क्या हो रही है बचत हो रही है। तो ये सरल तरीके से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर बोला जाता खर्च है तो 5 यानी 15 हो जाता था। ओके, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात थी नहीं। चलिए एक प्रश्न बहुत आ रहा है, घंटे दिया रहेगा और उसको बोलेगा घंटा मिनट और सेकंड में बदलिए। जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि अगर 9.08 घंटा है, 9.08 घंटे को घंटा मिनट तथा सेकंड में बदलो, तो क्या होगा 9 घंटा तो ये आपको है ही,
अब बचा 0.8 घंटा। तो 0.8 को मैं क्या करूँगा, 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि इसको क्या करना, घंटे को मुझे मिनट में बदलना है, तो बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदलना मतलब गुणा करना। तो जब मैंने इसको गुणा किया तो 9 घंटे, इसका गुणा 8 संग 48, यानी 4.8 आ गया, 4.8 मिनट। 4.8 यानी कि यहाँ से पता चल गया 9 घंटा है, 4 मिनट है। अब 0.8 को सेकंड में बदलना, यानी 60 से गुणा कर दीजिए। तो 60 से गुणा किया हो गया 48 सेकंड। तो 9 घंटे 4 मिनट 48 सेकंड आ जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, घंटे को दिया रहेगा तो आपको बदलना है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है, सिर्फ आंकड़े बदल रहे हैं। 3 है, 8 है, 13 है। तो इसका हमें क्या करना है, 50वां पद ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ देखा ए मेरा क्या है, 3 है, डी मेरा डिफरेंस, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आगे वाले पद में से पीछे को माइनस कर देते हो। 8 माइनस 3 कितने का, या हर में बीच में देखो डिफरेंस कितना है, 5 का है। तो हमारा फॉर्मूला होता है टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मैं बोलूँगा टी एन मतलब मुझे यहाँ 50वां पद ज्ञात करना है, यानी कि एन की वैल्यू क्या रखना, 50। ए क्या है, 3 है, धन एन मतलब आपको 50, 50 में से एक गया कितना हो गया, 49। यहाँ क्या आ जाएगा, 49। डिफरेंस कितने है का, 5। तो 50 बच्चे 250 होता है, 250 में 5 गया मतलब 245, 245 में 3 जोड़ दीजिए, 248 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन रोज आ रहा है, सिर्फ आंकड़ा आपको थोड़ा चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसको ध्यान से सूत्र को याद करके जाइए और मान लीजिए। चलिए आगे दिया है, ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है और सी की आधी है। ए की आयु बी की 3 गुनी तथा सी की आधी है। तो अनुपात, आयु का अनुपात ज्ञात करो। चलिए क्या बोल रहा है, ए बराबर है 3 बी के, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ए बटे बी कितना आ गया मेरा, 3/1 आ गया। ओके, दूसरा ये बोल रहा है कि ए जो है वो सी का आधा है, यानी ए बटे सी क्या हो गया यहाँ पे, 1/2 हो गया। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ ए की वैल्यू यहाँ 3 है, ए की वैल्यू यहाँ 1 है, यानी इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 बनाने के लिए मैं इसमें 3 का क्या करूँगा, गुणा कर दूंगा। तो ये हो जाएगा ए बटे सी बराबर 3/6 ना। तो मुझे अगर रेशियो लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 6। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला किसी आयत की लंबाई जो है वो वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है, और जो वृत्त की त्रिज्या है वो कोई वर्ग है, उस वर्ग की वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 3025 वर्ग सेमी, और आयत की चौड़ाई बोला है क्या है, वर्ग की भुजा की क्या है, 1/5 है। तो हमें क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए
थोड़ा सा आपको ऐसे बनाया क्वेश्चन, बाकी कुछ है नहीं। तो सबसे पहले देखिए, आपको आयत की लंबाई की तुलना वृत्त की त्रिज्या से किया है, और त्रिज्या बताया है वर्ग के भुजा का 2 गुना है। तो जब तक हमें वर्ग की भुजा नहीं आएगी तब तक हम लोग हल नहीं कर सकते। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू है 3025। तो ये किसका वर्ग है? 5 छक 30 होता है। तो छोटा नंबर 5 है, और यहाँ 5, 25 किसका वर्ग है? 5, यानी ये 55 का वर्ग है। तो ए बराबर कितना आ गया? 55। अगर ए 55 है तो वृत्त की त्रिज्या उसकी 2 गुनी है, यानी कि त्रिज्या आर का मान क्या है? 2 × 55 हो जाएगा 110। आर अगर आ गया तो वृत्त की त्रिज्या का लंबाई क्या है? एल क्या है आपको? उसका 3/5 है, यानी 110 × 3/5। 5 से मैंने इसको डिवाइड किया 22, 22 दिया कितना हो गया? 66। एल का वैल्यू कितना हो गया? 66। क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई और चौड़ाई मालूम होना चाहिए। और चौड़ाई के बारे में क्या बोल रहा है? वर्ग की भुजा का 5वां भाग है। तो वर्ग की भुजा है कितनी? 55। 55 को क्या करिए? 5 से भाग दे दीजिए, तो बी का मान आ जाएगा, यानी 11। अब ये 11 और ये 66, इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 11 छंग 66, 11 छंग 66 और 6 72, 726 वर्ग सेमी, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का अनुपात। तो मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, इसका रेशियो दिया गया है 3:7:8, और इनके वर्गों का क्या दिया है? योग कितना है? 7808। तो छोटी संख्या हमें क्या करना है? बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर। छोटी संख्या क्या होगी, ये चीज को ज्ञात करना है। एकदम सिंपल सी बात है दोस्तों। वर्गों का योग दिया, मतलब ये रेशियो जो है इसके वर्गों का हम लोग क्या करते हैं? योग करते हैं। अगर इसका सामान्य गुणा x होगा तो ये 3x होगा, ये 7x होगा, और ये क्या होगा? 8x होगा। अब इसका वर्ग क्या हो गया? 9x², 49x², 8x², यानी 64x²। इसका वैल्यू कितना है? 7808। ये सबको जोड़ा तो हमें हमारा कितना आ जाता है? 122। 122x² बराबर 7808। तो x² बराबर कितना हो गया? आपको इसको डिवाइड कर लीजिए, देखते हैं कितनी बार में जाता है ये टोटल। 64 बार जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो गई? 8। x की वैल्यू 8 आ गई, तो हमें छोटा पूछ रहा था। रेशियो में छोटा कौन है? ये है फर्स्ट नंबर, छोटा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपको छोटी संख्या क्या हो जाएगी? छोटी संख्या बराबर 8 × 3, यानी 24 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या याद रखिए, स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, इसको 122 से हम लोग डिवाइड किए तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 का इसका मान आ गया। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। यस, देखिए क्वेश्चन दिया है कि 36 लड़के तथा एक अध्यापक की आयु का औसत दिया है, यानी एवरेज दिया गया है 18, और 36 लड़कों का, सिर्फ 36 लड़कों का औसत है 17। तो हमें क्या करना है? अध्यापक की आयु ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 36 लड़के और एक अध्यापक का औसत है 18, यानी यहाँ टोटल हो गए 37। तो 37 × 18 माइनस यहाँ 36 है और उसका औसत कितना है? 17 है। तो 36 × 17 यही कर दीजिए। तो 18×7 = 126, हाथ से लगा 12, 18×3 = 54, 54 में 12 जोड़ा तो 66, माइनस 17×6 = 102, 10, 17×3 = 51, 51 में 10 जोड़ा तो 61। अब घटा दीजिए तो 54 आपको आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
लास्ट प्रश्न कराएंगे दोस्त, बाकी का क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुका है। बोल रहा है ए और बी का अनुपात, ए की आयु और बी की आयु का अनुपात दिया है 5:3। 5 साल बाद, 5 साल बाद अनुपात जो है वो हो जाता है आपको 10:7। तो ए और बी की आयु का अंतर क्या होगा, ये चीज हमें पूछा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ ए और बी का अनुपात आपको क्या दिया है, 5:3 है। 5 साल बाद बोल रहा है, यानी कि आगे बढ़ जाते हैं तो हो जाता है 10:7। तो आप जानते हैं तिर्यक गुणा होता है हमेशा, 10 7 × 5 = 35 माइनस 10 × 3 = 30 बराबर। अब इसका गुणा जैसे ऊपर गुणा किया, अब ऐसे यहाँ नीचे गुणा करिए, 7 × 5 = 35 और 10 × 5 = 50। 50 में से 35 गया कितना बचता है, 15। यानी कि यहाँ पे 3 की वैल्यू क्या, सॉरी 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब ये 3 का यहाँ गुणा कर दीजिए, 5 3 15 हो गया और ए 15 हो गया और बी कितना हो गया, 3 3 9, इसके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 6 वर्ष। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। तो दोस्तों आज का एनालिसिस यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस मेरे पास पहुंचे नहीं, इतने क्वेश्चन थे, इन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस मैंने आप तक पहुंचाया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों जरूर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा। तब तक के लिए हम लोग अलविदा कहते हैं, यानी कि जय हिंद जय भारत। आगे क्वेश्चन जरूर भेजते रहिए दोस्तों, यही आपसे रिक्वेस्ट है, और सपोर्ट कीजिए पूरा। थैंक यू दोस्तों।